हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री ऑफिशियल पे। और आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं यस बैंक को। तो यस बैंक को एनालिसिस करने से पहले मेरे चैनल कैश फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपका जो यस बैंक का मार्केट कैप वो 34,500 के आसपास में है और करेंट प्राइस इसका 13.75 है। और जो आपका बुक वैल्यू वो 8.66 का है। और डिविडेंड के लिए आपका लॉस मेकिंग कंपनी जो डिविडेंड नहीं दे रही है। और ROC आपका 3.26 और ROE -73.16 का। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। प्लेस कुछ नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 0% और प्रमोटर होल्डिंग भी 0%। मतलब जो इसका जो पहले प्रमोटर था वो अब शेड्यूल करके जो आपका RBI से निकाल के जो आपका बिग बिग बैंक है लाइक आपका SBI और HDFC एक्सिस ये सब ने बाई किया। और डेट इस पर 2,19,000 का। मतलब कि ये बैंक का जो काम होता है वो आपका पब्लिक से पैसा लेके कर्ज के रूप में और पब्लिक को ही पैसा देती है कर्ज के रूप में। और इस प्रोसेस में जो जो बचता है जिसको मार्जिन बोलते हैं तो वो उनका मार्जिन प्रॉफिट होता है। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कैश कितनी है। तो ये जितना बड़ा रहेगा उस हिसाब से बैंक जितना बड़ा रहता है और बैंक के पास पैसा उतना रहता है पब्लिक के जो आपका सेविंग अकाउंट है वो उसके नाम पर। तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो रिजर्व है वो 2018 में रेवेन्यू वो 6,500 था। वो अभी घटी है और घट के आपका 4,000 के आसपास आ गई है मार्च में। और जो आपका नेट प्रॉफिट था वो भी आपका 115 से आपका -5,600 पे आई है। और जो दिसंबर क्वार्टर में जो था वो आपका -1,400 था। तो आपका जो कंपनी है वो रिकवर कर रही है धीरे धीरे। और ये जो आपका लॉस है वो बिकॉज ऑफ आपका जो इससे पहले जो आपका स्कैम हुआ था यस बैंक में उसका है। और धीरे धीरे आपकी जो कंपनी है वो रिकवर कर रही है। और इंटरेस्ट अदर इनकम भी इसका ठीक ठाक है। और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 1,266 था आपका जून 2018 में। और ये अभी घट के माइनस आपका 3,791 है। और जो इसका जो NPA है वो भी धीरे धीरे कमा है। और यहाँ पे जो 16-17% का NPA था वो यहाँ पे घटा है और 15% के आसपास में है। और ये आपका जो नेट NPA है वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो जो रेवेन्यू है वो आपका 2018 से तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे है। तो आपका जो रेवेन्यू है वो 2013 में 8,300 के करोड़ के आसपास था। और जो आपका अभी मार्च में है वो आपका 20,000 का था। अगेन यहाँ पे कोरोना के वजह से थोड़ा कमी आया है। और जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका 221 का था वो यहाँ पे घटा है। और आपका घट के आपका हो गया है 8,200 के आसपास। अगेन यहाँ पे जो स्कैम आया था 19 में और ये सब उसके कारण लॉस है। और आपका नेट प्रॉफिट भी कुछ उसी प्रकार है -1,301 करोड़ से घट के आपका -3,486 पर आ गया। और ये आपका जो है यहाँ पर भी ये आपका ड्यू टू आपका जो इससे पहले जो प्रमोटर का स्कैम आया था उसके वजह से NPA सब इसका बढ़ा था इंक्रीज हुआ था। और शेयर कैपिटल भी इसका जो है आपका ठीक ठाक है। और रिजर्व भी इसके पास पॉजिटिव आ चुका है। रिजर्व धीरे धीरे ये कंपनी अपने परफॉर्मेंस पे लौट रही है। और ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश एक्टिविटी टू जो 2019 और 20 लगातार 4-5 ईयर्स से माइनस में था वो अभी पॉजिटिव में आ गया 50,000 का। और जो आपका प्रमोटर था वो जो ये सब प्रमोटर आपका सेल कर चुके हैं। ये जो इनका मधु राणा कपूर का जो ये था ये सब सेलिंग करके निकल गए मार्च 2020 में। और जो आपका FII है वो भी ठीक ठाक इसका बाई किए हुए है। और जो DIA है वो मेनली बाई किए हुए है। DIA में स्टेट बैंक के पास 30% होल्डिंग है। और आपका लाइफ इंश्योरेंस के पास कैपिटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 5% के आसपास होल्डिंग है। और सब बैंक थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बाई की हुई है देख सकते हैं आप लोग। और जो पब्लिक है उसके पास आपका 40% के आसपास हिस्सेदारी है जिसमें से 4% आपका जो है वो HDFC के पास है। और कोटक महिंद्रा के बैंक के पास 1.52% है। तो अगेन अच्छी कंपनी है। और 6% आपका जो है वो
पब्लिक में स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है और 33% के आसपास पब्लिक के पास है, मेन पब्लिक रिटेल के पास। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी जैसे जैसे अपने बैक परफॉर्मेंस में आएगी, सारा डेट बुक कर झुका कर और जो स्कैम निकलेगी तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो हम लोग शेयर प्राइस को देखते हैं एक बार। तो शेयर प्राइस आपका कंपनी जो है वो 2019 से ही मतलब कि सुधरने लग गई है। तो ये 1 साल का जो लंबा पीरियड है ये, उस हिसाब से इसमें अच्छी थोड़ा मोड़ा गिरावट आई, ऊपर गया भी यहाँ पर। जब यहाँ पे कस के बाइंग आई, आपको वॉल्यूम का प्रेशर आज यहाँ पे आपका बनाम दिखाते हैं, ये आइए। तो वॉल्यूम का प्रेशर जब मार्च में बना, वॉल्यूम का प्रेशर आया जो मार्च में, जो सारे बैंक सब ने मिल के, SBI ने भी मिल के बाइक किया था इसे। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का प्रेशर आया मार्च में और ये स्पाइक गया ऊपर। उसके बाद ये फेजल हो गया और जितने सारे आपका जो, उसके बाद जितने सारे आपके जो आपके DII है जिसमें बैंक सब है वो सब अभी भी होल्ड किए हुए हैं। तो जिसमें से सबसे बड़ी बात है HDFC बाई किया हुआ है यहाँ पर, HDFC कॉर्पोरेशन। तो आपका इसका जो इसका लॉन्ग टर्म में आपका 4-5 ईयर में जैसे जैसे ये अपना मतलब कि जो डेप्थ है और जैसे जैसे इसका इमेज ठीक होगा वैसे वैसे इसके पब्लिक का ट्रस्ट भी जागेगा। जैसे जैसे इसका फाइनेंस भी अच्छा होगा तो जो इन्वेस्टर है और जो ट्रेडर है उसका भी ट्रस्ट जागेगा। और जो इसका टारगेट नज़र निकल के आता है करते, टारगेट जो है इसका रिसेंट टारगेट आपका यहाँ तक का रिसेंट टारगेट है आपका, जो रिसेंट टारगेट बार बार टच करने जो आ रही है, बार बार यहाँ पे टच करने आ रही है प्राइस। तो यहाँ पर आपका फॉल हुआ था 2020 में भी, और यहाँ पर जो प्राइस है वो बार बार टच करने आ रही है। तो हम लोग यहाँ से करंट सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कितना अपसाइड मोमेंटम है इस पे। तो ये 40% का बैठता है करंट साइड मोमेंटम। और बेसिकली इसमें कोई चार्ट पैटर्न है नहीं, ये बस पूरा एक जो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से बोला जाता है कि जैसे जैसे इसका फाइनेंस अच्छा होते जाएगा वैसे वैसे कंपनी का प्राइस भी अच्छा होते जाएगा। लाइक कि कंपनी अच्छा खासा गिरा है और मुझे लगता है कि 6-7 ईयर में ये आपको कम से कम यहाँ तक तो ज़रूर आना चाहिए। जैसे जैसे इसका फाइनेंस आपका अच्छा होगा उस हिसाब से और आएगी ही। और जो यहाँ से इसका जो टारगेट बैठता है वो आपका 1900% के आसपास में बैठता है। अगेन पैसा आपका 20 टाइम्स के आसपास हो जाएगा। और इसमें अगर 5 ईयर भी लगते हैं, 6 ईयर भी लगते हैं, 10 ईयर भी लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 साल में आपका 20 मल्टीप्लाई बाई पैसा हो जाता है 20 गुना, तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो इसमें मैं छोटा सा अपना इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो का हमेशा सजेस्ट करता हूँ 2-3%। तो मैंने यहाँ पे 2% अपना पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करके रखा है। तो 1% मैं अपना जो है यहाँ पे निकालूंगा जो 40% के आसपास में होगा। 2% मैंने अभी इसमें इन्वेस्ट किया है और जो ये यहाँ पे प्राइस जाएगा तो मैंने यहाँ पर अपना सारा कैपिटल निकाल के बस प्रॉफिट को छोड़ दूंगा इसके लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अब मार्केट जैसे रिलायंस में जैसे बाईबैक आया है, रिलायंस पावर को हम लोग देख लेते हैं एक सेकेंड। तो रिलायंस का भी कोई नहीं जानता था कि ये ऐसे जाएगा कि मतलब किसी को मौका ही नहीं देगा बाई करने के लिए। एक्चुअली मैंने भी बाई किया था 5 रुपीज़ के आसपास और डेली चार्ट में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था, ये सपोर्ट जो है हम चेक करके बता रहे हैं। ये सपोर्ट जो था वो आपका नहीं टूट रहा था रिलायंस पावर से, लेकिन इस बार ये टूटा और नीचे आ गया। तो मैंने सोचा कि अब ये गया तो मैंने यहाँ पर इसको सेल, यहाँ पे बाई करने के बाद अगेन ये ऊपर गया और यहीं पे मैंने सेल किया क्योंकि यहाँ पे जो रेड कैंडल बना वो अब बहुत कुछ बोल रहा था कि अब नीचे गिरेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर का कुछ और ही ख्याल था और यहाँ से माल भर के, जैसे कि यहाँ पे पूरा माल भरा गया, इधर भी माल भरा गया
और इसको लेके चला गया। तो ऐसा आपको यस बैंक के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ ही शायद डूबी थी, चेक करके बताते हैं इसे। तो हाँ, दोनों का समय एक ही था नीचे आने का। तो यस बैंक भी अच्छी, यस बैंक के साथ भी यही हो सकता है, थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा ज़रूर। और मिनिमम हम लोग का जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, हम लोग इन्वेस्टर नहीं है, तो मिनिमम जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो हमारा 43% के आसपास है, 42%। और यहाँ पे आप चाहेंगे तो पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और पूरा अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल सकते हैं, सॉरी। और जो प्रॉफिट है उसको आप यहाँ के लिए भूल सकते हैं हमेशा के लिए। जो आपका लाइक आप 1 लाख रुपये आपका जो कैपिटल इसमें लगाइएगा 2% के हिसाब से, अगर आपका होता है 1 लाख, तो आप यहाँ पे 40,000 के आसपास जब आपका प्रॉफिट होगा तो आप अपना 1 लाख रुपीज़ निकाल कर और फर्दर इसके लिए छोड़ सकते हैं। तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। किसी कंपनी में आपका जो डूबा हुआ कंपनी था, जो पहले किसी कारण से आपका क्रैश किया वो कंपनी, उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, उस हिसाब से ये कंपनी अच्छा है। तो जेपी पावर भी यही था। और जो आपका यहाँ पर रिलायंस है वो भी अपना जो डेप्ट है वो पे कर रहा है। तो जिस कंपनी से लाइक पीएनबी से हो गया, यस बैंक किसी से लिया होगा उसको पे करेगा, तो धीरे धीरे पीएनबी का भी आपका जो बैलेंस शीट है वो भी मजबूत होगा, और जो आपका यस बैंक का है बैलेंस शीट वो भी मजबूत होगा, और रिलायंस पावर का भी, और जो अनिल अंबानी जी का जो कंपनी है उसका भी बैलेंस शीट अच्छा होगा, तो सब अच्छा होगा। और जो जेपी पावर उसके साथ भी यही हुआ है। तो एक बैक ऐसा शूट किया कि किसी को बाई करने का मौका नहीं मिला। तो जेपी पावर का भी बैलेंस शीट हम लोग एक बार शेयर कर लेते हैं। जेपी पावर में यही था कि कंपनी पहले बोरोइंग पर थी और धीरे धीरे ये भी लोन पे कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इंटरेस्ट उसका 2000 करोड़ के आसपास आ रहा था वो अब मात्र 500 के आसपास में है। और जो बोरोइंग आपका 32,000 का हाई बनाया था वो अब मात्र 5,200 के आसपास। तो मतलब जिससे पैसा लिया है इस कंपनी ने उसको तो पे करना ही है उस बैंक को। तो उस हिसाब से अगर यस बैंक से लिया होगा तो यस बैंक को पे करेगा, अगर पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी को पे करेगा। इस हिसाब से सबके लिए अच्छी बात है कि आपका जो यस बैंक है उसका भी बैलेंस शीट अच्छा हो जाएगा, पीएनबी का भी, और आपका जेपी पावर और रिलायंस पावर इस सब का भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये टारगेट आपका अचीव होने ही वाला है कुछ ही दिन में। तो जेपी पावर का फोल्ड कर सकते हैं अगर ये ऐसे गया, और यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है। नहीं तो हम लोग का जो लाइफ टाइम का टारगेट है ऊपर मैं शो करता हूँ, वो मिनिमम 24 रुपीज़ है। तो हम लोग यहाँ तक इसको रख सकते हैं। पहला टारगेट तो ये रहेगा हम लोग का 23। अगर इसको तोड़ के निकला तो अगर ये ब्रेक हुआ जो आपका इसका जेपी पावर का जो इस हिसाब से इसका जो आपका बुक वैल्यू है 15 रुपया, तो 15 रुपया तक ये आराम से जाएगा। तो 15 के आसपास हम लोग सोचेंगे यहाँ पे निकलने का। तो यहाँ पे मेरा जो रहेगा वो कम से कम हाफ प्रॉफिट बुक करके आपका हाफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना निकाल लें, और जो आपका हाफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट और फुल जो प्रॉफिट होगा उसको मैं ट्रेल करूँगा अगेन 23 के आसपास के लिए। और 23 में मैं अपना पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल के बस प्रॉफिट को छोड़ दूंगा, और जो ब्रोकर चार्ज होता है और जो टैक्स पे चार्ज होता है उसको निकाल के, और सीधे मैं टारगेट रखूँगा यहाँ तक का और लाइफ टाइम आएगा जेपी पावर में। तो इस हिसाब से जैसे जैसे कंपनी का आपका बैलेंस शीट अच्छा होगा ये भी ऊपर जाएगा, और यस बैंक भी ऊपर जाएगा, रिलायंस पावर भी ऊपर जाएगा, सब ऊपर जाएगा। बस आपको बैलेंस शीट चेक करना होगा। बैलेंस शीट अगर अच्छा होगा सब ऊपर जाएगा। बैलेंस शीट आपका खराब होगा तो ऊपर जाता हुआ भी स्टॉक नीचे गिर जाता है। लाइक जैसे आपका यस बैंक में हुआ, यस बैंक, तो जैसे आपका यस बैंक में हुआ कि ऊपर जाता हुआ भी स्टॉक भराम सामने से नीचे गिर गया, किसी को मौका ही नहीं दिया निकलने का। तो बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए। इस समय यस बैंक का बैलेंस शीट भी खराब हो गया था, तो अब अच्छा हो रहा है। तो अब अच्छा होगा तो अब इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है जेपी पावर में भी, रिलायंस पावर में भी और यस बैंक में भी। तो आज रिलायंस पावर का खुला था
अपर सर्किट जो है रिलायंस पावर का वो खुला था आज, लेकिन मिस हो गया बाय करने से बिकॉज ऑफ मेंटली प्रेशर। जो मार्केट आज मेरा हिसाब से मन नहीं कर रहा था कुछ बाय करने का, और जो पैसा था वो भी बस आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए पैसा रखे हुए है। उसी से मैं बस मात्र फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपने दूसरे अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, और पोजिशनल के लिए अपना एक अलग अकाउंट है, और चार्ट ट्रेडिंग के लिए विरोधा पे वो एक अलग अकाउंट है। तो मैं अपने 3 अकाउंट रखता हूँ, और साथ में सोच रहा हूँ कि एक और अकाउंट में अपना जो पोजिशनल और जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन और इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक है, जिसमें मैं दोनों एक साथ करता हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ऑप्शन। उसको मैं साइड करके अपना तीसरे अकाउंट में मार्क इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ करने का, और तीसरा में उसमें एक में और बस आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन होगा, एक में मैं पोजिशनल करता हूँ करेंगे। तो 3 अकाउंट है मेरे पास। तो सोच रहे कि कुछ दिन में उसको पैसा इधर से डाइवर्ट करके उधर कर लिया जाएगा। तो उस हिसाब से आज खुला रिलायंस पावर का चेक करते हैं खुला था कि नहीं। हाँ खुला था, खुलते मात्र आपका लोअर सर्किट लगा, यहाँ पे सब भाग गए। सब जितने आपका रिटेल है वो सब यहाँ यहीं के आसपास में लगाए होंगे बाइक पर, और खुलते मात्र 5 मिनट का कैंडल, 3 मिनट का कैंडल देखते हैं। यस, खुलते मात्र 3 मिनट का कैंडल आपका 14 के आसपास में जाके अचीव हो गया। तो सब घबरा गए, आपका रिटर्न जो यहाँ पे बेचे खरीदे होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे बेच दिए होंगे, और उसके बाद सबसे माल सबको लॉस करवा लेने के बाद, और सबका जो आपका एसएल है वो हिट करवाने के बाद ऊपर ले गया इसका ऑपरेटर। तो यहाँ पे मौका था, लेकिन हम तो लेट से पकड़े, और लेट से पकड़ने के कारण यहाँ पर सबकी लग चुका था, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हुआ था। तो आप ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है यस बैंक को लेकर। आप अपने डिसीजन के हिसाब से बाई करिए और सेल करिए कंपनी को। ये आपका यहाँ पे एक मैसिव सपोर्ट है 12 के पास। 12 का जो लेवल ब्रेक होता है तो कुछ दिक्कत हो सकता है, और आपका यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर आया आज, लेकिन प्राइस को ऊपर ले गया। तो मैंने तो 43% के आसपास पे इसका टारगेट बनाया, उसके बाद डायरेक्ट लाइफ टाइम हाई कह चुकी हूँ। उसके बाद मुझे कहीं नज़र नहीं आता, अगर यहाँ पे प्राइस आया 69 के पास 2-3 ईयर में, तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि अपना सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल के बस प्रॉफिट छोड़ दूँ। तो प्रॉफिट आपका जो आपका यहाँ से 3-4 ईयर में जो आपका प्रॉफिट लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 2-3 टाइम्स हो ही जाएगा। तो मैं 2-3 टाइम्स इसमें आपका छोड़ सकता हूँ यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा और टारगेट भी ज़्यादा होगा इसके लिए। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, जिससे आप मतलब कि अच्छी कंपनी में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, जो इस टाइप की कंपनी है जिसका बैलेंस शीट अच्छा हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो।